चलिए सर, हमने एक नया फ़ोल्डर बना लिया है यूट्यूब के नाम से, और इस यूट्यूब में हम जैसे नॉर्मली करते हैं, एक एसेट्स का फ़ोल्डर बनाते हैं। लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग्स। और उसके बाद हम एक इंडेक्स बनाते हैं, और इस एसेट्स के अंदर हम एक बनाते हैं सीएसएस, और एक बनाते हैं आईएमजी। सीएसएस के अंदर एक बनाते हैं हम स्टाइल डॉट सीएसएस, और इसको हम यहाँ पे अपने बॉयलर प्लेट में अटैच कर लेते हैं। ठीक है सर। उसके बाद हम अपनी बॉडी में आते हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम नॉर्मली अपना एक साइट रैपर बनाते हैं, यानी एक ऐसा डिव जो हमारी सारी साइट को रैप करेगा। और इसको हम कमेंट्स भी दे देते हैं। इस साइट रैपर के अंदर हम 3-4 चीजें बना लेते हैं। एक हम बनाते हैं जी हेडर। हेडर। दूसरा हम बना लेते हैं, आपने देखा है कि हेडर के बाद दो चीजें आती हैं, एक साइड बार और एक, यानी अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे देखें तो एक साइड बार आती है और एक ये मेन कंटेंट आता है। ठीक है, नहीं ये हीरो सेक्शन नहीं है, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल, ये डैशबोर्ड काइंड ऑफ अ स्टाइल है। ठीक है, तो इसकी कन्वेंशन हम खुद से रखेंगे। हम सबसे पहले ये कहते हैं जी कि मेन मेन ये मेन से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ, ये मेरी कन्वेंशन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी स्टाइल अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं मेरे नाम रखने का थीम ये है कि मैं हेडर में सिर्फ ये रखूंगा, ये रखूंगा, ये भी इवन हेडर में नहीं रखूंगा, डिपेंड करता है, मैं देख लूंगा। इस पूरे को मैंने मेन कहा हुआ है, और मेन के अंदर मैं दो चीजें रखूंगा, एक तो असाइड, और एक रखूंगा काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट या वीडियोस, कुछ भी कह ले, या वीडियोस रैपर, जिसमें सारी वीडियोस या वीडियो कार्ड्स रैपर। ये मेरी प्लानिंग है। ठीक है, अब इसी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैंने मेन बना लिया, मेन में एक रखता हूँ असाइड। गालिबन इससे पहले असाइड नाम का टैग आपकी नजर से नहीं गुजरा था? गुजरा है तो ठीक है। जिस तरह ये हेडर एक सिमेंटिक टैग है ना, तो असाइड भी एक सिमेंटिक टैग है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे करूंगा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास फुटर नहीं है इधर। ठीक है, तो मैं फुटर की फिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि ये इन्फिनिट स्क्रॉल लगा हुआ है, जो जो आप स्क्रॉल करते जाएंगे मजीद वीडियोस लोड होती जाएंगी। दैट्स वाई फुटर की जरूरत नहीं है हमें, फुटर हमने यहाँ पे नहीं डाला हुआ। हेडर में आ जाए। नेव ये एक, दो, तीन। ये यूट्यूब का पार्ट नहीं है, ये मेरी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई हुई है, तो एक्सटेंशन की वजह से ये आ रहा है। सिर्फ ये और ये, अगर इनको शामिल करना भी चाहते हैं तो डजेंट मैटर, इसको यूं शामिल करो। ठीक, तो नेव बार में तीन तीन सेक्शंस है। एक ये लेफ्ट साइड पे हैमबर्गर और लोगो, दूसरा सर्च बार और ये बड़ा बटन, और तीसरा ये तीन आइकन्स। तो मुझे मैं अजान की वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है, एंड करते हैं।
अब बेसिकली मैंने जैसे कहा मुझे 3 नेव बार के अंदर 3 यूएल चाहिए थी। एक यूएलएलआई ये, यूएलएलआई क्यों? क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट चाइल्ड वाला ग्रुपिंग बनी होती है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होती डिव्स को पेरेंट चाइल्ड डिक्लेयर करने की। दूसरा ये और तीसरा ये, 3 यूएल और तीनों के अंदर मैंने 3-3 आइटम्स रखे हैं। पहले क्या सॉरी? नहीं, असाइड की ये यस, बिल्कुल। अब ये यहाँ पे जाएँगे आप तो आपको पता है कि हम नॉर्मली कुछ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स देते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट पैडिंग, डिफ़ॉल्ट मार्जिन सारा कुछ हम खत्म करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जाके हमने या तो स्टैटिक लिख सकते हैं, आज एक और तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे आप रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है? यूँ करके रूट, तो ये रूट का मतलब ये भी सारे वही काम करता है। तो मैं इस पे कहता हूँ जी कि पैडिंग 0, मार्जिन 0 और एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बॉक्स साइजिंग जो हमें तंग करती है अक्सर। बॉक्स साइजिंग का आपको पता है? तो हम यहाँ पे ग्लोबली इसे कह देते हैं जी कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसका मतलब क्या है सर? आपको अंदाजा होगा कि किसी भी एलिमेंट की विड्थ में पैडिंग और बॉर्डर शामिल ना करो। नॉर्मली जो एक्चुअली किसी एचटीएमएल एलिमेंट की विड्थ कैलकुलेट होती है, तो विड्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विड्थ ऑफ एन एलिमेंट इटसेल्फ प्लस इट्स बॉर्डर प्लस इट्स पैडिंग। तो अगर आप ग्लोबली बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे तो ये किसी भी एलिमेंट की विड्थ में बॉर्डर और जो पैडिंग है वो शामिल नहीं करेगा। इस पे हमने डिटेल में बहस की है गालिबन। अब चूंकि हम जा ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा फॉन्ट और आइकन्स वाला काम भी कर लेते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। कि क्योंकि यहाँ पे देखें आप कह रहे हैं जी कि हमने यूट्यूब वाले यानी कोई भी आइकन्स लगाने नहीं सीखे अभी तक। और फिर आप देखें कि ये जब हम फॉन्ट्स लगाएंगे तो हमारा जो फॉन्ट्स है वो डिफॉल्ट फॉन्ट आएगा, सिस्टम से पिक करेगा। हम चाहते हैं कि ये वाला फॉन्ट जो है यही लगाएं, ये जो फॉन्ट है, क्योंकि टाइपोग्राफी में ये फॉन्ट्स वगैरह की और आइकन्स वगैरह की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो आप ये कैसे लगाएंगे या कैसे लगा सकते हैं? अब ये देखें डिफॉल्ट टेक्स्ट आ रहा है, ये फॉन्ट और हमारा वाला फॉन्ट जो हमें यूट्यूब में चाहिए वो मैच नहीं कर रहा। तो आप क्या करेंगे? फॉन्ट्स लगाने के लिए गूगल पे जाएं और यहाँ पे लिखें गूगल फॉन्ट। अच्छा, नॉर्मली जब आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हैं तो फॉन्ट्स और आइकन्स आपको पेड भी मिल सकते हैं, फ्री भी मिल सकते हैं। अगर तो बहुत ही कोई प्रीमियम लेवल की वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? इसकी पेड रिसोर्सेज परचेज करेंगे, फॉन्ट्स, इमेजेस और आइकन्स। लेकिन नॉर्मली अगर एवरेज कोई इतनी कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर आप फॉन्ट जो है वो फ्री गूगल के फॉन्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? बाय द वे ये जो फॉन्ट लगा हुआ है ये आई थिंक रोबोटो लगा हुआ है, गूगल का एक फॉन्ट है रोबोटो। आप इसे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जानना चाहते हैं कि ये फॉन्ट कौन सा लगा हुआ है, यूट्यूब ने कौन सा लगाया हुआ है, तो आप सिंपली इंस्पेक्ट पे जाएं और इनकी जाके फॉन्ट फैमिली देख लें और फिर वही फॉन्ट फैमिली आप भी यूज कर लें। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जाऊं इस पे और इस पे जाऊं तो इन्होंने कहीं ग्लोबली ये देखें फॉन्ट फैमिली कौन सी लगी हुई है? रोबोटो, दूसरे नंबर पे एरियल और तीसरे नंबर पे सैंस सेरिफ। जब ये 3 फैमिलीज दी जाती है ना तो ये अगली 2 फॉल बैक होती हैं। पहली वाली जो है वो फॉन्ट जो आप अप्लाई करना चाहते हैं वो होता है। फॉल बैक का मतलब ये है कि अगर समहाउ रोबोटो फॉन्ट ना मिले या ना पिक कर पाए तो फॉल बैक के तौर पे कौन सा फॉन्ट रेंडर करे? एरियल। अगर वो भी ना मिले तो फॉल बैक के तौर पे क्या करे? सैंस सेरिफ। ये फॉन्ट का तरीका है। तो यूट्यूब कौन सा फॉन्ट यूज कर रही है? रोबोटो। तो आपने यहाँ से देख लिया रोबोटो यूज कर रही है, तो दैट डजंट मैटर आई थिंक। अब मैं यहाँ पे आप तीनों को इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं। अगर आप सैंस सेरिफ नहीं भी लिखेंगे ना तो हर सिस्टम में सैंस सेरिफ होता ही होता है। तो वो नहीं भी लिखेंगे तो वो डिफॉल्ट ही पिक करेगा। जैसे हमने अपनी वेबसाइट पे कोई फॉन्ट नहीं लिखा, कोई फॉन्ट फैमिली मेंशन ही नहीं की, तो फिर भी वो उठा रहा है, वो डिफॉल्ट उठा रहा है। ये एरियल नहीं है जो डिफॉल्ट है, ये सैंस सेरिफ ही है। ठीक हो गया? एनीवेज, तो मैंने कहा जी रोबोटो। और अब जब आप रोबोटो पे जाएंगे ना तो इस रोबोटो फॉन्ट के ये देख लें। वैसे तो रोबोटो के मुख्तलिफ है, रोबोटो कंडेंस्ड है, रोबोटो मोनो है, और हमें जो यूट्यूब पे देखा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? रोबोटो है। अब रोबोटो के सामने देखेंगे तो रोबोटो फॉन्ट की फैमिली में कितने स्टाइल्स गिवन है? 12 स्टाइल्स गिवन है। 12 स्टाइल से क्या मुराद है? अगर आप यूट्यूब पे देखें तो देखें ये भी रोबोटो है, ये भी रोबोटो है, ये भी रोबोटो है, ये भी रोबोटो है, ये भी रोबोटो है। फर्क नजर आ रहा है ना? कोई थिक है, कोई थिन है, कोई रेगुलर है, कोई बोल्ड है, कोई मीडियम है, कोई अल्ट्रा बोल्ड है।
तो ये फॉन्ट सारा का सारा एक ही लगा हुआ है, लेकिन इसने एक ही फॉन्ट के डिफरेंट एक ही फॉन्ट की फैमिली से डिफरेंट स्टाइल्स पिक किए हुए। तो यहां से हम देख सकते हैं कि रोबोटो फॉन्ट कितनी फैमिलीज दे रहा है हमें? 12, यानी रोबोटो फॉन्ट की फैमिली, सॉरी कितनी फैमिली नहीं, रोबोटो फॉन्ट की फैमिली 12 स्टाइल्स दे रही है। इसी तरह अगर आप रोबोटो कंडेंस देंगे तो ये एक ही दे रहा है, मतलब एक ही एक्सिस पे। तो हमें इस रोबोटो पे क्लिक करेंगे तो ये जो 12 इसके स्टाइल्स है ना, ये सारे के सारे यहाँ प्रीव्यू करके देखेगा। ये देखें, ये है रोबोटो थिन 100, ये है रोबोटो थिन 100 इटैलिक। टोटल कितने गिवन है हमारे पास? 12 गिवन है। इसी तरह ये देख रहे हैं ना आप, जैसे ये है जी थिन 100, तो आप यूट्यूब पे देखें, मे बी ये थिन 100 ही लगा हुआ है। ये थिन 100 नहीं है, ये आई आई गेस कि ये लगा हुआ है जी रेगुलर 400। यानी ये जो है यूट्यूब का टाइटल है, ये किसमें है? आई एम गेसिंग, हम मजीद क्लोजली चेक कर सकते हैं इंस्पेक्ट करके। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप फॉन्ट फैमिलीज अप्लाई करेंगे, तो फॉन्ट फैमिलीज, पहली तो ये है कि आप फॉन्ट्स कहां से ढूंढेंगे। गूगल के फॉन्ट्स का ब्यूटी ये है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है रेंडरिंग में और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा फॉन्ट है जो पूरी गूगल की फॉन्ट फैमिली फॉन्ट्स से नहीं मिलता, फिर आप पेड फॉन्ट्स की तरफ जाएंगे या किसी और सोर्स की तरफ जाएंगे। हमें तो मिल गया, और उनका तरीका भी यही है, फॉन्ट्स डाउनलोड करके उन फॉन्ट्स को लिंक करके उन फॉन्ट्स को रेंडर कर लें। कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। ये आपने डिसाइड कर चुके हैं जी कि आपने रोबोटो की फॉन्ट फैमिली यूज करनी है अपने यूट्यूब के स्टाइल पे। तो जैसे अगर आप ये मैच करना चाहते हैं ना कि एग्जैक्ट मैच है, तो फिर आप पता है क्या करें, आप ये टाइटल कॉपी करें, ये टाइटल आपने कॉपी किया और यहां आके ये पेस्ट कर दें। ये जितना भी टेक्स्ट है ना, वो आपके टेक्स्ट के मुताबिक, उसने टाइटल नहीं कॉपी किया, उसने लिंक कॉपी कर लिया। सॉरी, हम कोई कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं, कैसे करेंगे कॉपी, कैसे करेंगे कॉपी? चलें इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी डायरेक्ट नहीं करने देगा क्योंकि वो लिंक डायरेक्ट ओपन कर देगा। सो आई वांट इट टू, लेट्स सपोज दिस डेटा स्ट्रक्चर, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पेस्ट करके देखना चाहता हूँ कि इन दोनों की शक्लें मिलती हैं या नहीं मिलती। अब मैच कर लें, ये डेटा स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है और इधर से ये डेटा स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है, इनको दोनों को मैच कर लें। आई थिंक रेगुलर 400 है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स ये भी नहीं है गालिबन, तो फिर ये होगा मीडियम 500 डेटा स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इधर फॉन्ट का साइज भी गिवन है, मे बी उस वजह से भी थोड़ा सा फर्क है। तो अब आप अंदाजा लगाएं तकरीबन मीडियम 500 है या रेगुलर 400 है। ये तरीका है मैच करने का। ठीक हो गया, आप इसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके मैच कर लेंगे। अब मुझे ये डिसाइड हो गया जी कि जी मुझे रोबोटो फैमिली यूज करनी है अपने थीम में। अब रोबोटो में कौन कौन से स्टाइल चाहिए, तो मैंने ये देख लिया जी, यहां से मैच कर लिया। मैं मिसाल देता हूं फिलहाल कि मुझे चाहिए, क्या क्या चाहिए। मुझे एक चाहिए जी रोबोटो थिन 100, तो मैं यहाँ ये इसके सामने देखें प्लस का साइन लिखा हुआ है, मैं इस प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा तो ये वाला फॉन्ट ऐड हो गया है क्योंकि यहाँ प्लस से माइनस आ गया। ठीक, और ये ऐड हो गया, इधर ऐड हो रहा है। मुझे और कौन सा चाहिए, मुझे ये इटैलिक नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए लाइट 300 भी चाहिए। मैं इसको क्लिक करूंगा, मुझे ये इटैलिक कहीं नहीं चाहिए क्योंकि यूट्यूब पूरे में कहीं भी आपको इटैलिक नहीं मिलेगा। ठीक, तो मुझे ये इटैलिक वर्जन नहीं चाहिए, मैंने इसको छोड़ दिया, ये भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये इटैलिक नहीं है बल्कि रेगुलर 400 है, ये चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। मीडियम 500 है, ये चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। मे बी टाइटल के लिए मुझे कौन सा चाहिए होगा, मे बी दिस वन, बल्कि ब्लैक बहुत बड़ा हो गया, बोल्ड 700, या ये ऑलरेडी हो चुका है तो बोल्ड 700 को कर लेते हैं। ठीक हो गया सर, बस। तो मैंने कितने सेलेक्ट किए हैं, एक थिन 100, लाइट 300, रेगुलर 400, मीडियम 500 और बोल्ड 700। अब ये जो आज का टॉपिक हम कर रहे हैं ना, ये काइंड ऑफ एडवांस टॉपिक्स में आता है, इसलिए अब हमने क्या करना है, ये जितने भी हमने फॉन्ट्स सेलेक्ट किए हैं, ये फॉन्ट्स हमने अपने वेब पेज पे लगाने हैं, अप्लाई करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ नीचे जाऊंगा तो ये आप देख रहे हैं इसने मुझे दो पॉसिबिलिटीज दी हैं। एक लिंक की यानी ये सारी मेरी प्रेफरेंसेस हैं जो मैंने सेलेक्ट की हुई हैं कि ये फॉन्ट्स फैमिलीज मुझे चाहिए, और ये बता रहा है कि अब ये वाले फॉन्ट फैमिलीज अपने पेज पे यूज करने के लिए आप या तो ये लिंक का टैग यहाँ से कॉपी करें और अपने पेज पे जाके क्या कर दें, पेस्ट कर दें। दूसरा ये है, अगर आप ये पेस्ट करेंगे ना तो ये ऊपर वाला नहीं, यानी जिसमें प्री कनेक्ट है, इसको इग्नोर कर दें फिलहाल, आप सिर्फ इस लिंक को यूज करेंगे और ये लिंक आप बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका नॉर्मल स्टाइल शीट है, लेकिन फर्क ये है कि वो स्टाइल शीट नहीं है, वो फॉन्ट की फाइल है।
कैन यू सी दिस लिंक href, और ये href पे वही लाइव गूगल का लिंक दे रहा है। और इसके अंदर देखें हमने जितने भी फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट किए, रोबोटो है और WGHT का मतलब वेट है। कौन कौन से वेट हमने सेलेक्ट किए हैं? रोबोटो 100, रोबोटो 300, रोबोटो 400, रोबोटो 500 और रोबोटो 700। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है ये एक तरीका ये है ऐड करने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस पे क्लिक करें तो इंपोर्ट वाला काम ये कर रहा है, और ये जो इंपोर्ट का कीवर्ड है ना, ये आप यहां पे फिर यूज नहीं करेंगे। अगर आप यहां नहीं यूज करना चाहते तो फिर इंपोर्ट आप कहां करेंगे? अपने style.css के ऊपर जाके। ठीक हुई बात सर? ये डायरेक्ट गूगल से उठाना है, क्योंकि इसकी ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो मैं इसको इसको खत्म कर देता हूं। ये आल्दो आपको ये आपके पास ये तरीका है, और मैं इसको रिवर्ट कर लेता हूं। अब ये काम हो गया। इसके बाद आप वापस जाएं, जरा नीचे स्टेप 2 में जाएं। यहां देखें 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 में आपने जितने भी फॉन्ट सेलेक्ट किए हैं वो आगे। स्टेप 2 में जो उसने आपको लिंक दिया आपने वो डाल लिया। स्टेप 3 में उसने कहा जी कि CSS रूल्स अप्लाई कैसे करना है, तो उसने ये काम दे दिया। देखिए ये वही काम है जो हमने पढ़ा था, फॉन्ट फैमिली रोबोटो, दूसरे नंबर पे सैंस सेरिफ, और इसने तीसरा फॉल बैक कोई भी नहीं दिया। तो मैंने इसको कॉपी किया और अपने रूट में जाके ये कह दिया कि ये ले जी भाईजान, कि पूरे वेब पेज पे जो फॉन्ट फैमिली होगी वो क्या होगी? रोबोटो होगी। और अगर रोबोटो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सैंस सेरिफ होगा। अब आप वापस जाएं यहाँ पे अभी तक हमारा पुराना स्टाइल है ना, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा स्टाइल अपडेट हो गया, फॉन्ट फैमिली अपडेट होगी। ये बात याद रखिएगा कि आपने अपनी CSS बाद में रखी है और फॉन्ट्स को पहले रखा है। अगर आप ये ऑर्डर चेंज कर देंगे तो मे बी वो अप्लाई नहीं होगा। ये समझ आ गई सर? अब आपने कोई फॉन्ट लगाना है, जरा वो भी जिक्र कर लेते हैं आसान में, ताकि हम दौरान डेवलपमेंट हम डिस्टर्ब ना हो, हमें सब कुछ पहले से पता हो। अब आपने लगाने हैं फॉन्ट्स। तो ये देख रहे हैं आप, ये माइक्रोफोन है, ये मैग्नीफायर है, ये हैमबर्गर है, ये वीडियो का आइकन है, ये बेल आइकन है। तो आप फॉन्ट्स कहां से लगाएंगे? जहां से आपने ये तो आप बंद हो गया ना, ये काम खत्म हो गया आपका, इसको बंद कर दें। इसी के नीचे आए तो ये उसने दिए में आइकन्स, गूगल ने। वंस अगेन, आपको जरूरी नहीं है कि सारे आइकन्स गूगल से मिल सके। आपको जितने आइकन्स मिलते हैं यहां से ठीक है, अदरवाइज आप फिर पेड ऑप्शन की तरफ जाएंगे या कोई दूसरा अल्टरनेट सोर्स तलाश करेंगे। तो हम जाहिर है अभी उनकी तरफ नहीं जा सकते, हमें जितने यहां से मिलेंगे हम उन्हीं को कर लेंगे। अब इसने भी यही काम करना है। इसने कहा जी कि आप पहले आइकन चूज करें कौन कौन से चाहिए। मुझे चाहिए एक सर्च का। तो अब आप देखेंगे जो ही मैंने इस पे क्लिक किया तो राइट साइड पे उसने वही उसी तरह का काम दे दिया, एक यानी एक लिंक दे दिया उसने। अब ये मुझे पूछना चाह रहा है ये आइकन आप वेब पे यूज करेंगे, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे यूज करेंगे या iOS ऐप पे यूज करेंगे? तो मैं किस पे यूज करूंगा? वेब पे। वेब के लिए उसने मुझे ये लिंक दिया है, ऐड द वेरिएबल फॉन्ट स्टाइल शीट रिक्वेस्ट टू योर हेड टैग एंड द करंट वेरिएबल एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन टू योर आइकन यूजिंग। ये सारे स्टेप बताता हूँ। तो पहले तो आपने ये यूज किया। अब मल्टी सेलेक्ट नहीं हो रहा, आई एम ट्राइंग। तो आपने क्या करना है? मैंने पहले मुझे मैग्नीफायर का चाहिए। इसके लिए मुझे सबसे पहले यही लिंक कॉपी करना पड़ेगा और ये उठा के आपको यहां पे पेस्ट करना पड़ेगा। वंस अगेन, अपनी स्टाइल शीट के बाद में रखिएगा इसको। क्यों? क्योंकि कल अगर आप फॉन्ट का कोई स्टाइल चेंज करना चाहें, आइकन का कोई स्टाइल चेंज करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, तो वो आप अपनी CSS में करेंगे, ताकि जब आप अपनी CSS में काम करें तो वो ऊपर वाली CSS को क्या कर दे? ओवरराइट कर दे। ठीक हो गया सर? ये 2 स्टेप है। अब आपको आइकन अप्लाई करना है। तो आप ये देखें, यहां पे जाके सिंपल 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 यहां आ जाए। ये बीच वाले सारे स्टेप्स छोड़ दें। इंसर्टिंग द आइकन्स। तो ये स्पैन का टैग है। स्पैन का टैग पता ना आपको क्या होता है? एक इनलाइन एलिमेंट है, जस्ट लाइक अ डिव। डिव ब्लॉक लेवल है तो स्पैन इनलाइन है। ये इसको मैंने कॉपी किया और जहां आइकन शो करना चाहते हैं, मैं मिसाल के तौर पे पहले LI में शो करना चाहता हूं। इस पे जाएं और यहां पे जाके ये कर दीजिए, आपका आइकन आ गया।
ठीक हो गया सर? नहीं नहीं, एक ही बस। अब मैं आपको सारे आइकन लगा के दिखाता हूँ। आई रिपीट, आपके पास आइकन नहीं लगा हुआ। चलिए मैं दोबारा से कर देता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने गूगल फॉन्ट सर्च करना है। गूगल फॉन्ट पे जाएंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला। इसमें फॉन्ट्स भी हैं, नोटो भी है, नॉलेज भी है, एफएक्यू भी है। आपने आइकन्स पे जाना है। आपने कौन सा आइकन अप्लाई करना है यहाँ से वो ढूंढना है। मैंने मिसाल के तौर पे मैग्नीफायर वाला आइकन लगाना है, मैंने इस पे क्लिक किया। अब इसको ऐड करने का ये दो तरीके हैं, मतलब एक ही तरीका है, दो स्टेप्स हैं। पहला तरीका ये कि आपने इसकी सीएसएस कॉपी की और यहाँ के पेस्ट कर दी। दूसरा तरीका ये कि बिल्कुल इसके बॉटम पे जाएं और ये इस पर्टिकुलर सर्च के आइकन की स्पेन टैग में इसको सिंगल लाइन में कर दें। आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये देखना है कि ये देखें, ये क्लास पहले से अप्लाई हुई हुई है और ये किसने दी है, ये बेसिकली गूगल की सीएसएस जो हमने अप्लाई की है उस पर लिखी हुई है। अब वापस जाएंगे। अब सर जो आप कह रहे हैं ना कि हर एक के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। अब आप कोई दूसरा आइकन ले लें, मिसाल के तौर पर ये डिलीट वाला आइकन ले लें। सिर्फ इसका स्पेन टैग उठाएं। वो तो फॉन्ट लगाना ही एक है ना, एक फॉन्ट की 4 डिफरेंट वेरिएशंस, तो वो भी एक ही चलेगी। अब 10 वेरिएशन यूज कर लें, एक ही चलेगी। नहीं, सिर्फ एक आती है जो आपने सेलेक्ट की हुई है। एटलीस्ट एक तो रिक्वायर्ड होती है। तो ये आ गया दूसरा। अब जितने मर्जी आइकन लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया सर? सॉरी, नहीं नहीं, फॉन्ट आसम अलग चीज है। वो इसका मुतबादल रिसोर्स है। गूगल आइकन वो पेड है ना, प्रीमियम है ज्यादा। उसमें कुछ लिमिटेड फ्री है। मिसाल के तौर पे यही काम अगर मैं फॉन्ट आसम से निकालता तो उसमें तो इसका भी तरीका ये है, इसकी अपनी सीएसएस ऐड करके फिर आप आइकन्स लगाते हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है स्टार्ट फॉर फ्री, गेट मोर विद प्रो। जब आप फ्री पे जाएंगे तो ये लिमिटेड होंगे आपके, यानी मे बी कि जो आप एग्जैक्टली ढूंढना चाह रहे हैं वो आपको ना मिले। ठीक है, एंटर योर ईमेल, सेंड किट एम्बेडेड कोड। यार मुझे ईमेल नहीं चाहिए, मुझे आइकन्स चाहिए। यहाँ से आइकन्स पे क्लिक करें और यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको चाहिए जी सर्च से रिलेटेड आइकन्स। ठीक है, सो मैंने इस पे सर्च किया तो ये सर्च और मैग्नीफायर से रिलेटेड जितने, अब इसमें देखें आपको जितनों पे प्रो लिखा हुआ नजर आ रहा है वो सारे पैसों के। तो हाँ, बहुत सारी हैं इस तरह की, इवन तो भरमार लगी। अब ये देखें इसमें तकरीबन 90% पेज पे देख के लग रहा है आपको कोई पेड है। जब ये फॉन्ट आसम आया था ना, जब हमने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की थी तो ये बहुत ज्यादा फ्री था, यानी तकरीबन सारा फ्री था। अब यही होता है ना मार्केटिंग टैक्टिक्स, जब ये इंट्रोड्यूस करते हैं तो फ्री देते हैं, जब एक चीज पॉपुलर हो जाती है तो उसको क्या कर देते हैं, पेड करते हैं। लेकिन लोग पे करते हैं क्योंकि देखें हमें जो आइकन चाहिए ना एग्जैक्टली ये आइकन हमें फ्री में गूगल से भी नहीं मिला। आप देख रहे हैं इसकी इसकी आउटलाइन देखें कितनी मोटी है और इसकी आउटलाइन देखें कितनी पतली है। तो अगर आपको पैसों में चाहिए तो इधर आए, फिर वैरायटी ले ले, ये ले ले। ठीक होगी बात? तो ये कहानी है बस। यही तो बिजनेसेस हैं लोगों के, मतलब उन्होंने हर एक चीज को, हर एक नीश को टारगेट किया। अच्छा अगर आपको सिर्फ फ्री चाहिए तो देखिएगा कितने लिमिटेड मिलेंगे। सिर्फ ये फ्री है आपके पास, और इस फ्री में वो है ही नहीं जो हमें चाहिए। ठीक हो गया सर? ये फॉन्ट आसम है। बहरहाल, तो अगर हमें ये डन हो गया तो हम इसको डिलीट कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, और अब हम प्रॉपर वापस आके आइकन ऐड करेंगे। लेकिन हमने सेटअप कर लिया सब कुछ। अब मैंने यहाँ पे गया स्टाइल्स में जाके, और मैंने यहाँ पे जाके ये किया जी जेनेरिक स्टाइल्स। जेनेरिक स्टाइल्स का मतलब जो बार बार अप्लाई होंगे, रीयूज मुझे करने होंगे। उनमें एक क्या है मुझे पता है, कंटेनर तो नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कंटेनर तो नॉर्मल लेआउट्स में चाहिए, तो डैशबोर्ड काइंड ऑफ अ लेआउट है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए क्या जी, जितने भी यूएल्स हैं उन तमाम यूएल्स के अंदर जो लिस्ट स्टाइल टाइप है वो मुझे नन चाहिए। अगर किसी के लिस्ट स्टाइल टाइप चाहिए होंगे तो मैं वापस ले आऊंगा। ठीक है, जितने भी यूएल्स हैं
उन तमाम की जो पैडिंग है वो 0 चाहिए। अच्छा, ये जितने भी 1 मिनट, दिस रूट इज नॉट पिकिंग अप द डिजायर्ड थिंग। इसको अगर हम, उसने उठाई नहीं है, हाँ, इसने उठाई है। इसका मतलब है रूट जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड है ना बॉडी के, ये रूट के उनको एक्सेस करता है, नेस्टेड चाइल्ड या डिसेंडेंट्स को नहीं करता। सो बेटर टू प्ले विद दिस वन। यूएल्स जितने भी हैं, अब उनको हमने क्या कर दिया, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया। अब हमें ये बेसिकली तीनों यूएल्स एक दूसरे के आमने सामने चाहिए। तो अब से हमारा काम शुरू होगा कि हम जाएंगे मेन नेव में, और यहाँ पे हम कहते हैं जी कि ये जो फॉलो करता हूँ कि जैसे आपने क्राइटेरिया बनाए हैं, मैं हर एक की सीएसएस बनाता रहता हूँ, चाहे उसमें कुछ लिखूं ना लिखूं। वो अच्छी अप्रोच है, बाद में फिर क्लीन अप कर दें जो नहीं यूज होंगे। नहीं, वैसे खाम खा वो क्यों उस पर बोझ डाल रहे हैं, अच्छी आदत है क्लीन अप करना। ये यहाँ पे मैं नेव बार में जाता हूँ और मैंने कहा जी इसके अंदर जो, बल्कि पहले तो नेव, ये मेन नेव जो है ये तीनों यूएल्स का पेरेंट है, तो इसको मैंने क्या कहा, डिस्प्ले फ्लेक्स। वैसे आपको एक बात पता है कि हमने बहुत ज्यादा दफा डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करने हैं, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं, हर जगह हर एलिमेंट को टारगेट करके डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बजाय हम एक यूटिलिटी क्लास ना बना लें। यानी हम इसे कह देते हैं जी के डॉट डी फ्लेक्स, और इसके अंदर जाके हमने क्या कहा जी, डिस्प्ले। इसका फायदा क्या होगा, जिस भी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देना होगा उसको जाके एडिशनल क्लास देंगे डी फ्लेक्स की। मेक सेंस। तो ये भी किस में आ गया, जेनेरिक क्लासेस में आ गया, या जेनेरिक स्टाइल्स में आ गया ना, कि हमने इसको रीयूज करना है। अब हम थोड़ी सी अप्रोच की तरफ बात कर रहे हैं कि अप्रोच क्या क्या अच्छी है। अब जरा देखिएगा गौर से, मैं कभी भी आज इसके बाद मैं कभी भी किसी भी एलिमेंट को टारगेट करके डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दूंगा। जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा मुझे मैं क्या करूंगा, सिर्फ डी फ्लेक्स की क्लास दे दूंगा। अब वापस आए यहाँ पे, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आप टेलविंड और बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में जाके। अब सर ये देखें, मुझे किसको फ्लेक्स करना है, नेव को। तो नेव को फ्लेक्स करने का मतलब क्या है, मैं यहां जाके इसे क्या दे दूं, क्लास डी फ्लेक्स। इसको मैंने फ्लेक्स दिया, ये तीनों आमने सामने आ गए। मैंने इसको सिर्फ डी फ्लेक्स दिया। अब मुझे बताएं कि मैंने क्या देना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक, तो मैं एक और जेनेरिक, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में मुझे कई जगहों पे देनी पड़ेगी, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कई जगहों पे देनी पड़ेगी। तो इसकी भी एक जेनेरिक क्लास ना बना ले, ताकि जहां भी ये देनी पड़े मुझे दोबारा सीएसएस ना लिखना पड़े, मेरी सीएसएस बहुत रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं एक एक ही क्लास बना लेता हूं और उसमें मैं लिख लेता हूं जी यहां पे स्पेस बिटवीन के नाम से, और इसको नाम क्या देता हूं, डी फॉर डिस्प्ले। मेरी अपनी कन्वेंशन है, मैं जो मतलब क्लास आपकी क्लास है तो आप जो मर्जी नाम देना। तो मैंने जस्ट निशानी के लिए कि डी फॉर डिस्प्ले, तो डी फ्लेक्स का मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो अब मैं इसको करने के लिए क्या कहूंगा, स्पेस बिटवीन। अब अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार कोई खास काम नहीं हुआ, लेकिन अब अंदाजा करें कि मुझे जहां भी फ्लेक्स और स्पेस बिटवीन देना होगा मुझे उससे टारगेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये दो क्लासेस जिसको भी दूंगा वो डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो जाएगा। सर समझ रहे हैं बात, जेनेरिक मतलब मैं ज्यादा अच्छी अप्रोच की तरफ जा रहा हूं। और अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आपको पूरी टेलविंड समझ आ गई है। आई रिपीट, इतना बड़ा दावा कर रहा हूं, आपको ये चीज समझ आ गई है। उस दिन किसी ने टेलविंड के बारे में सवाल किया था ना आपने, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो पूरी टेलविंड समझ आ गई है। टेलविंड है क्या, टेलविंड ने इसी तरह की यूटिलिटी क्लासेस बहुत सारी बना के रखी हुई है, और वो कहता है जी मेरी टेलविंड की सीएसएस ऐड करो और बस यूटिलिटी क्लासेस यूज करते जाओ, छोड़ो परे सीएसएस लिखने को। तो टेलविंड में आप सीएसएस लिखते ही नहीं है, ये बहुत कम लिखते हैं। तो आपको मैंने टेलविंड भी समझा दी है सर, बूटस्ट्रैप भी समझा दी है। बूटस्ट्रैप में भी बहुत ज्यादा यूटिलिटी क्लासेस बनी पड़ी हैं।
तो खैर, क्योंकि हमारा अगली मंजिल वही है, तो मैंने कहा उसकी तैयारी भी करते चले साथ साथ। अब सर मुझे ये तो अच्छा, इसको मैंने अब ये जो हेडर है ना, इसको मैंने देना है मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा देना है। तो अब ये हेडर पे जाएं और BGC F4 हल्का सा ग्रे सा कलर देने वजह से ये आ गया। फिर अब मुझे बताएं कि ये यूएल्स है ना, तो यूएल्स के अंदर एलआई दोनों ऊपर नीचे आ रहे हैं, मुझे इनको क्या करना है, आमने सामने लाना है। क्या करूं? लो जी, इंडियन ब्लॉक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, टेक्सचुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हो सकती है। डिस्प्ले फ्लेक्स किसको करेंगे? यूएल को। कैसे करेंगे? क्लास कौन सी दें? वेरी गुड। अब देखा आपने, आई एम रीयूजिंग दिस क्लास। मैं इसको दोबारा टारगेट करके दोबारा यहां जाके डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दूंगा, बल्कि मैंने सिर्फ इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। ये आ गया पहला वाला। यही काम किस पे करें? इस पे। यही काम किस पे करें? इस पे। सीएसएस रिड्यूस हो गई ना, बहुत कम हो गई सीएसएस। कि एक चीज जो मुझे 4 या 5 दफा लिखनी थी, वो अब कितनी दफा लिखी हुई है सीएसएस में? सिर्फ एक दफा। अब मुझे, अगर आप यहां पे देखें तो इसने लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी पैडिंग ली हुई है, टॉप बॉटम भी पैडिंग ली हुई है। तो मैं ये करता हूं, अच्छा मुझे बताएं कि अब अक्सर जगहों में मुझे लेफ्ट और राइट पैडिंग देनी होगी और अक्सर जगहों में टॉप बॉटम भी पैडिंग देनी होगी। ऐसे ही है ना? ये भी जेनेरिक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह भी यूज होगी। ये कैसे जेनेरिक होगी? मैं चाहता हूं जी P फॉर पैडिंग, और P फॉर पैडिंग का मतलब चारों साइडों से पैडिंग। तो मैं कहूंगा जी PADDING पैडिंग। अब सवाल यह है कि हर जगह में पैडिंग की प्रेफरेंस डिफरेंट हो सकती है। किसी जगह पैडिंग 10 पिक्सल होगी, किसी जगह 20 पिक्सल होगी, किसी जगह 30 पिक्सल होगी। तो अंदाजन आपने अपने पूरे लेआउट को ऑब्जर्व करके 4 वेरिएशंस ऐड कर लें पी की। P 12 पिक्सल चारों साइडों से, P 24 पिक्सल चारों साइडों से, P 48 पिक्सल चारों साइडों से, वगैरह वगैरह। ये कर सकते हैं। दूसरा, अब आपको अभी का जो सिनेरियो है, उस केस में हमें क्या चाहिए? टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। और टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट डिफरेंट है ना, लेफ्ट और राइट पे पैडिंग ज्यादा है और टॉप और बॉटम में पैडिंग थोड़ी है। तो मैं क्या कर सकता हूं? पी वाई। पी वाई से क्या मराद है? वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस क्या है? टॉप और बॉटम दोनों। ठीक। तो मैं क्या कहूंगा? पैडिंग टॉप, मिसाल के तौर पे 12 पिक्सल्स, और पैडिंग बॉटम 12 पिक्सल्स। अब जिसको भी मैं पी वाई दूंगा, वो क्या करेगा? टॉप और बॉटम पैडिंग ऐड कर देगा। और लेफ्ट राइट पैडिंग के लिए क्या करूंगा? पी एक्स। आप यकीन करें, आप पूरी लाइब्रेरी लिख रहे हैं अपनी CSS बेस्ड। ये लाइब्रेरी आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं, और ये जेनेरिक लाइब्रेरी एक दफा लिख के आप रख लें, आप अपने हर डिजाइन में इन्हीं को रीयूज कर लें। स्मार्टनेस। तो PX के लिए क्या करूंगा? पैडिंग लेफ्ट। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल डबल करना चाहता हूं, 24 पिक्सल, पैडिंग राइट 24 पिक्सल्स। तो अब मैं यहां पे आता हूं और मैं इसको देता हूं PX। किसको देता हूं? हेडर को। और इसी को दे देता हूं क्या? PY। आज हमने आगे नया कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नया पढ़ लिया। यानी हमने वही चीजें रिपीट नहीं की जो हम। अब कंटेंट की आपस में स्पेसिंग है, तो हम इसको भी यही काम कर सकते हैं। कंटेंट की स्पेसिंग के लिए हम इधर आएंगे, क्लास, और चेक करते हैं क्या हमारी वही चीज पूरी हो रही है नहीं हो रही। अच्छा, एलआई को देंगे क्या होगा, और एंकर को देंगे तो क्या होगा? ये बड़ा डिटेल से पॉइंट डिस्कस हुआ था। और एंकर को क्यों देंगे, एलआई को क्यों नहीं देंगे, हुआ था। चले डिस्कस कर लेते हैं। मैं
LI को पहले देता हूं, क्लास TXPY, सिर्फ एक को दे के देखता हूं, पहले को मिली है सिर्फ, ठीक है। अब ये देखिएगा जरा, ये सिर्फ पहले को मिली है क्योंकि मैंने बाकियों को क्लास नहीं दी। जब मैं यहां पे आता हूं तो यहां पे क्लिकेबल होना चाहिए ना ये लिंक, तो ये क्लिकेबल क्यों नहीं है कि सिर्फ एग्जैक्ट इसके ऊपर जाएंगे तो क्लिकेबल होगा। उसकी वजह यह है कि ए की बाउंड्री ही ये है, ये जो सिर्फ कंटेंट इटसेल्फ है। अगर मैं ये पैडिंग बजाय LI के एंकर को दे दूंगा तो एंकर अपने आप को क्या कर देगा, पैडिंग इनर साइड पे लेके स्पेस बढ़ा देगा, तो वो जो एंकर है ना उसका क्लिकेबल एरिया बढ़ जाएगा। अदरवाइज विजुअली दोनों सेम रहेंगे। समझ आ गया सर कि क्यों नहीं मैंने उसको दिया और एंकर को क्यों नहीं दिया और LI को क्यों दिया। तो ये उठा के यही उठा के, अच्छा अब देखें, आप कहेंगे कि हर जगह यूटिलिटी क्लास जरूरी नहीं है कि बेस्ट केस में साबित हो। ये वाला काम अगर मैं पेरेंट को टारगेट करके एंकर को करता तो CSS में ज्यादा एफिशिएंटली हो जाता। अभी मुझे ये यहां रेपिटेशन हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। अब आपको अंदाजा हुआ कि इसने टॉप और बॉटम से सही नहीं उठाई होगी। नहीं, मार्जिन कोलैप्सिंग होती है, पैडिंग कोलैप्स तो नहीं होती, हमने मार्जिन तो दिया ही नहीं है, क्योंकि एंकर को हमने टॉप और बॉटम पैडिंग दी है, तो एंकर उठाएगा क्यों? एंकर इनलाइन एलिमेंट नहीं। बेसिक्स, बेसिक्स, तो एंकर क्या है, इनलाइन है। तो आपको क्या लगता है इसने टॉप और बॉटम से पैडिंग एंकर तो नहीं उठाई हुई? दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात, अभी देखें ये यूं ही मैं एंटर होता हूं तो ये क्लिकेबल हो जाता है, क्योंकि मैंने पैडिंग किसको दी है, एंकर को दी है, यहां तक क्लिकेबल होता है। तो अब मुझे इनलाइन ब्लॉक तो बहुत सारी जगहों पे करना पड़ेगा, तो जहां डी फ्लेक्स की है वहां क्या कर दें, डी इनलाइन ब्लॉक, और इसको क्या कर दें, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और इसको क्या कर लें, यहां से उठा के किस किस को दें, इसको, 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 इसको और इसको। सॉरी ये क्या क्लिक नहीं हो रहा, ये जो करना चाह रहा हूँ हो नहीं रहा, बहरहाल चलो कोशिश कर रहा हूँ ना काम। नहीं, ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके जहां तक सेलेक्ट करते हैं ना वहां तक ले, अब प्रॉपर पैडिंग उठाइए। सॉरी, ऑल्ट कॉपी की हुई थी ना क्लास, ऑल्ट प्रेस करके मल्टी सिलेक्शंस किए और फिर कंट्रोल V कर दिए, जहां जहां सिलेक्शन की थी वहीं वहीं पेस्ट होगी। अब आप देखें CSS काफी ज्यादा कम हो गई। आप सोच रहे होंगे CSS अभी भी ज्यादा है, लेकिन अभी ज्यादा नहीं है। आप अज्यूम करें कि आपने पूरे पेज के लिए ये स्टाइल्स लिख लिए हैं, ये स्टाइल आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो ये जेनेरिक स्टाइल्स है। अच्छा, अब आप वापस जाएं यहाँ पे और आप ये देखें कि ये काम हो गया जो आपको चाहिए था। अब आपको लगता है अगर कि टॉप बॉटम पैडिंग जो है वो ज्यादा हो गई है तो आप उसे कम कर दें, दैट डिपेंड्स। ठीक, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये सब कुछ तकरीबन हो गया है। अब मैंने यहाँ पे इमेज लगाना है, यहाँ पे हैमबर्गर लगाना है, तो पहले आइकन सारे उठा लेते हैं। इसको कह लें मेन्यू कह लें या हैमबर्गर मेन्यू कह लें, तो ये है मेन्यू, इसको ओपन करें, यहाँ से इसको कॉपी करें और जो सबसे पहला वाला आपका मेन्यू है ना, इस पे आप सिंपली ये डाल दें। ये पेस्ट करने से मल्टी लाइन में चला जाता है, तो आप इसे यहाँ से उठा के वापस सिंगल लाइन में लें। मल्टी लाइन में भी रहने दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये रीडेबिलिटी में इशू करता है। ये पता नहीं ऑटो रैपिंग डिसेबल कैसे करते हैं। ठीक है जी, सो
वो बंद कर दे। अच्छा ये ऑटो रैप हो जाता है, मैं इसे डिसेबल करना चाहता हूँ, बहरहाल इसको बाद में करके। तो ये मेरा हो गया मेन्यू यहाँ पे, ठीक। अब इनके दरमियान इतनी ज्यादा वो जो स्पेस है वो नहीं होनी चाहिए, हम उसको बाद में आके देख लेते हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक और आइकन चाहिए हमें जी यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे दरमियान में हमें सर्च बॉक्स चाहिए, इस पे बाद में आते हैं, पहले राइट साइड पे वीडियो आइकन। तो हम यहाँ पे देखते हैं वीडियो आइकन। तो एग्जैक्ट उस तरह का आइकन हमें अगर कहीं मिलता है तो ठीक है, वरना हम कुछ और यूज कर लेंगे। वीडियो 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 कहाँ पे? ये इससे ऐसे ऊपर नहीं है, इससे ऊपर ये वाला नहीं, ये प्लस वाला वीडियो रेटिंग। यस, ये वाला उधर प्लस ही था, उधर भी ये नहीं आप सेकंड वाला ये नहीं ये ये नहीं नहीं नहीं, इधर ये कैमरा का है। प्लस प्लस कैमरा नहीं प्लस नहीं, उसी आइकन की शेप भी देखे ना, आइकन की शेप जो है वो इससे मिलती जुलती। कैमरा उसके दिया आता है कैमरे वाला किधर 60 के ऊपर ये 60 के ऊपर। हाँ जी, ये जो स्विच वीडियो वाला जिस पे आप गए हैं वो भी था, तो ये राइट साइड पे, मेरी राइट है आपकी लेफ्ट हो, ये जी प्लस नहीं, चले प्लस नहीं है, लेकिन हमने कहा था कि हमें अपनी मर्जी के फ्री में नहीं मिलेंगे। लिहाजा हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये है जी यहाँ पे थर्ड लास्ट में, वापस जाएं, इसको करें कॉपी, ये आ गया। इसके बाद हमें चाहिए जी एक बेल, ये उठा लें, बेल सादा वाली है, और यहाँ पे लगा दें बेल। और अब आप यहाँ पे आ जाएं यूं। अब यहाँ पे आपने लगानी है पिक्चर और उसको करना है राउंडेड, जो अब बता रहा है, ठीक है। पिक्चर करनी है और पिक्चर को राउंड करना है, सर्कल, परफेक्ट सर्कल बनाना है पिक्चर, इमेज है बिल्कुल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना कोई अवतार उठा लेते हैं या यूजर की कोई पिक्चर उठा लेते हैं रैंडम सी, और उसको फिर हम सर्कल करने की कोशिश करते हैं। हमने कोई ह्यूमन, रियल ह्यूमन पिक्चर लगानी है ना, मतलब ये आंटी सी जो है ना, अच्छी भी लग रही है। हाँ चले हम इन आंटी को उठा लेते हैं, ठीक है जी। तो हम इनको करते हैं जी सेव इमेज एज, और डी में जाके, यहाँ पे जाके, वीकेंड में जाके, यूट्यूब में जाके, एसेट्स में जाके, इमेज पे जाके, इसको सिर्फ यूजर कर देते हैं, ठीक है जी। और फिर हमें यूट्यूब का लोगो भी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूट्यूब पीएनजी पे जाएं, और यहाँ से टूल्स में जाएं, टूल से कलर में जाएं, कलर से ट्रांसपेरेंट में जाएं। तो कुछ इस तरह का है, इस तरह का, इस तरह का ये है। हाँ यूट्यूब पीके भी कह सकते हैं आप। अगर आप एग्जैक्ट मैच करते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ ये है यूट्यूब पीके, लेकिन यस ये पीएनजी है, मिल गया एग्जैक्ट, ठीक है। इसे आप सेव करें और इमेज में जाके लोगो, ठीक हो गया जी। अब वापस आए, और ये जो पहला यानी सेकंड वाला एलिमेंट है ना, मेन्यू के फौरन बाद, यहाँ पे आप क्या करें, इमेज, एसेट्स, इमेज, लोगो, और ये जो आखिरी वाला है ना, इस पे जाके आप करें इमेज, एसेट्स, इमेज, यूजर। अब ये बिगड़ जाएगा सब कुछ, क्योंकि उनकी डायमेंशंस बहुत बड़ी हैं। तो मैं इस वाले पर्टिकुलर लोगो को, यानी इस इमेज को हम क्लास देते हैं क्लास लोगो, और यहाँ पे आके ये तो जेनेरिक नहीं है, इसको विड्थ देते हैं मिसाल के तौर पे 100 पिक्सेल्स, हाइट इसकी
ऑटो स्केल हो जाएगी। ठीक हो गया जी। इमेज को इमेज नहीं इमेज को पेरेंट को देंगे तो पेरेंट की विड्थ रिड्यूस होगी, इमेज की तो नहीं रिड्यूस होगी। इसको 150 कर देते हैं। ठीक जी। अब हम इस वाले को सीधा करते हैं, इसको हम कह देते हैं जी यहाँ पे क्लास अवतार कह लें या यूजर प्रोफाइल कह लें, जो भी कह लें, या प्रोफाइल इमेज कह लें। ये कैसे पता चलता है, मतलब आपको तो चले है अभी, मतलब हमने जो शुरू से अप्रोच पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी ना, तो मैं ऐसे कर करके अब लिस्ट ही बनाया है, उसके इमेज के लिए एक और डिव बना लेता हूँ, ये इस तरह से कर एक और डिव बना लेता हूँ। हाँ, मैंने हमने पहले अप्रोच यही पढ़ी है ना कि जब भी कुछ चीज कर रहे हो। ठीक है, आप देखें कि इमेज की पहले से पेरेंट मौजूद है, तो मुझे दोबारा उसे पेरेंट रखने की क्या जरूरत है। इमेज का पेरेंट ए भी मौजूद है और ए का पेरेंट एल भी मौजूद है। अगर ना मौजूद होता तो शायद मैं उस बारे में सोचता, क्योंकि इमेज क्लिकेबल है ना। मैं इसको यूं कर देता हूं, ब्रेक कर देता हूं, क्योंकि ये भी क्लिकेबल इमेज होना है और ये भी क्लिकेबल होना है। तो जो जो चीज क्लिकेबल होनी है उसको हमने, तो ये पहले से ही पेरेंट के अंदर है, तो दोबारा इसका सेपरेट पेरेंट नहीं इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक हो गया। अब ये जो इमेज है इसको आप देख लें कि मुझे परफेक्ट सर्कल बनाना है, तो परफेक्ट सर्कल के लिए मुझे क्या करना होगा, विड्थ और हाइट दोनों क्या देनी होगी, बराबर देनी होगी। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसे आप बॉर्डर रेडियस 50% देंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। ठीक, तो किसी भी चीज को, किसी भी डिव को सर्कल बनाना हो तो विड्थ और हाइट उसे हमेशा बराबर देंगे और बॉर्डर रेडियस 50% देंगे तो परफेक्ट सर्कल बनेगा। और सॉरी, ज़ाहिर हाइट देनी पड़ेगी। अब मैं ज़ाहिर ये अभी भी बड़ा नजर आ रहा है, मुझे इसे छोटा करना है मजीद, तो मैं इसे कहता हूँ जी कि दैट्स गोइंग टू बी 40, दैट्स गोइंग टू बी 40, दैट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक होगी बात। अब ये सब कुछ तकरीबन, मतलब हमारी चीजें पूरी हुई हैं, अभी अलाइनमेंट्स इनकी नहीं अभी ठीक नहीं हुई है अलाइनमेंट। ये सारी एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, एक साइड जा रही है, कभी तो पहले चीजें पूरी कर लेते हैं, फिर हम इनके अलाइनमेंट्स पे जिक्र करेंगे। आखिरी चीज रह गई दरमियान में, दो चीजें हमें चाहिए। एक चीज हमें चाहिए इनपुट बॉक्स, ये सर्च बॉक्स, और दूसरी चीज हमें चाहिए ये वाली जो आइकन है माइक का, सॉरी, हाँ माइक का। तो हमें क्या करना है, हमने फॉर्म एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट वगैरह पढ़े हुए ना, नहीं पढ़े हुए, चले यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक दफा जिक्र कर लेता हूँ। अभी तक जितने भी हमने वेबसाइट पढ़ी है ना, कि सारे के सारे उसके हमने प्रेजेंटेशनल चीजें पढ़ी हैं। प्रेजेंटेशनल का मतलब जो सामने डिस्प्ले होती हैं, उनके साथ यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, यूजर उनको इनपुट नहीं दे सकता। यानी मिसाल के तौर पर मैं ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता हूँ, क्लिक कर सकता हूँ। वैसे तो क्लिक देना भी इनपुट के जुमरे में आता है, लेकिन अगर यूजर ने कोई टेक्स्ट एंटर करना हो, यूजर ने कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, जैसे अक्सर आप फॉर्म फिलिंग करते हैं तो आप अपना नाम लिखते हैं, चेक बॉक्स से अपने ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, रेडियो बटन से अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारे इनपुट एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके जरिए यूजर अपनी इंफॉर्मेशन वेब पेज पे एंटर करता है, उन तमाम एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनपुट एलिमेंट्स या फॉर्म एलिमेंट्स। यस, यानी मिसाल के तौर पे ये देखें, ये जो सर्च बॉक्स है ना, ये क्या है, इनपुट एलिमेंट है जिसके अंदर मैं अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट कर सकता हूँ। समझ गए। तो ये कैसे बनते हैं, ये बहुत सिंपल है। एग्जैक्टली आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मुझे एक इनपुट चाहिए, तो मैं पहले जरा इसको लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि जरा ज्यादा सेंसिबल तरीके से हमें समझ आए। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे देता हूँ जी, सिंपली लिखता हूँ इनपुट, उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि इनपुट टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि नॉर्मल इनपुट टाइप टेक्स्ट ये होता है, इनपुट बॉक्स जिसमें आप कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन, ये क्या मस्तियां कर रहा है, ओके मेरा ब्लेंडर ये है कि देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो इनपुट एलिमेंट कभी भी एंकर एलिमेंट में नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंकर के अंदर मैंने रख दिया। तो मैं क्लिक करता हूं तो वो इनपुट के बजाय किसको ट्रिगर कर रहा है, एंकर को ट्रिगर कर रहा है। लिहाजा आप इसको एंकर से
बाहर निकाल दें। अब आप वापस यहाँ पे आए तो नाउ यू कैन सी इट, यू कैन एंटर एन इनपुट राइट इन हियर। ठीक हो गया सर। इसके साथ ही आपको चाहिए एक आइकन, तो आप इसके साथ आ जाएं जी, यूं भी कर लें, यूं कर लें और यूं कर लें, और साथ में यहाँ जाके आप इसे कहें जी माइक। तो एक तो ये हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, बस और वैरायटी अवेलेबल नहीं, लिहाजा इसी पे कंप्रोमाइज करते हैं। इसको क्लिक करें, इस पे ले आए, और यहाँ पे आके आप ये देखें जी, ये हो गया आपका। ठीक हो गया। अब हम जरा एक नज़र इनकी अलाइनमेंट्स पे दौड़ाते हैं। मुझे लग रहा है कि ये यूट्यूब का लोगो इनका छोटा है और हमारा यूट्यूब का लोगो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और हम इस लोगो को दोबारा 100 पे ले आते हैं, सो दैट इट लुक्स तकरीबन अब ठीक है। और ये जो है, मुझे लगता है कि इसको भी मुझे 40 से वापस 30 पे लाना ज़्यादा बेहतर लगेगा, और वट एवर योर प्रेफरेंसेस इज, दैट लुक्स गुड। अब मुझे इन सब को अलाइन करना है। तो आपको पता है कि जो जो फ्लेक्स है ना, उसको मैं जाके अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिकली लाइन हो जाएगा। अब ये मुझे कितना करना है, इसके पेरेंट को भी जाके अलाइन आइटम सेंटर करना है, इसको भी अलाइन आइटम सेंटर करना है, इनको भी अलाइन आइटम। तो एक यूटिलिटी ना बना ले, तो एक यूटिलिटी क्लास बना लेते हैं, जैसे ये बनाइए, स्पेस बिटवीन है, तो वैसे ही क्या कर लेते हैं, अलाइन सेंटर, और इसमें जाके क्या करें, अलाइन आइटम्स सेंटर, और यहाँ आके ये देखें ये यूएल है। अच्छा, मैं इन सब को ना उसी स्टाइल में कर देता हूं ताकि ये ज्यादा रीडेबल हो क्लियरली और ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो पेरेंट चाइल्ड फॉर्म में। ठीक है जी, यूं और यूं कर दें, और बीच में इमेज को यूं कर दें। अब ये ज्यादा क्लियरली रीडेबल हो जाएंगे। अब मैंने किसको करना है, ये यूएल भी फ्लेक्स है, ये यूएल भी फ्लेक्स है, और ये यूएल भी फ्लेक्स है। इन सब को साथ में जाके क्या करूंगा, अलाइन सेंटर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अलाइन हो जाएंगे। ऑलरेडी थे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये नहीं है, तो यही क्लास मुझे जाके इसको देनी है, तो दे शुड गेट अलाइंड विद ईच अदर। ये तीनों नहीं है, तो यही क्लास मुझे जाके इसको देनी है। एक्स्ट्रा स्पेस इंट्रोड्यूस हो गई है, वो हटा दें, एंड दे गॉट अलाइंड। चलिए, वो अगर मतलब को थोड़ा बहुत फर्क रहा भी था तो अब वो खत्म हो गया। ठीक, अब इनके दरमियान में स्पेसिंग ज्यादा है, आपको नहीं लग रही? ये देखें, इसके दरमियान में इतना ज्यादा गैप है, ये इनके दरमियान में ज्यादा गैप है कंपैरेटिव टू दिस वन। बाय द वे, ये लोगो हमारा शायद ज्यादा छोटा हो गया, इनका थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली, मतलब हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, खैर वो हमें पता ही है। तो ये किस वजह से है, हमने इन सब को px दिया हुआ है, और px कितना दिया हुआ है, 24 पिक्सल दिया हुआ है गालिबन। गालिबन px कितना दिया हुआ है, 24। तो अगर हम इस 24 को 12 कर दें, तो जहां जहां px है वहां सब क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे। लव इट, इट लुक्स फेयर। किसको, यस। अच्छा, द ब्यूटी इज आइकन्स दो तरह से लग सकते हैं, या आइकन को बतौर इमेज लगाएंगे आप, या आइकन को बतौर फॉन्ट लगाएंगे। तो हमने जो आइकन चूज किए ना, ये फॉन्ट आइकन्स है। तो बिल्कुल जिस तरह आप फॉन्ट्स को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, उसी तरह फॉन्ट आइकन्स को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो आइकन्स इमेज के तौर पे लगाए हैं, तो फिर आपको इमेज का साइज विड्थ और हाइट से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम आइकन्स को फॉन्ट आइकन्स इस्तेमाल करें। वो फॉन्ट आसम का मतलब फॉन्ट आसम इसलिए है कि वो सारे के सारे फॉन्ट आइकन्स देता है, यानी आपको लग आइकन रहे होते हैं, बिहाइंड द सीन रेंडर क्या हो रहा है, फॉन्ट ही होता है वो। तो बिल्कुल बड़ा छोटा कर सकते हैं, करेंगे भी। अच्छा, अब हमने ये वाला, अच्छा अब आपको नहीं लग रहा कि ये टॉप और बॉटम से भी स्पेसिंग ज्यादा है?
तो क्यों ये ज्यादा, हमने पी वाई दिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, हेडर पे जाते हैं और इस हेडर की पी वाई अगर हम हटा दें तो ये काम ठीक हो सकता है, या तो हम पी वाई की एक और क्लास बना लें हेडर के लिए उसे कम देने के लिए, या हम वो हटा दें तो दैट्स ओके, दैट्स इवन बेटर, से ज्यादा अच्छा है। पर आपको नहीं लग रहा कि ये आइकन सारे ब्लू हैं? वो ब्लू इसलिए है कि वो एंकर के अंदर है, और एंकर के अंदर डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है। ठीक होगी बात? तो हम उन तमाम आइकन्स के कलर को भी चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पे जरा थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स। सो मेरा ये है, और इसको मैं देता हूं जी। अच्छा, आज एक और शरारत ना करूं, मतलब आज हम नई चीज तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन इतना बोरिंग भी ना हो ना पुरानी चीजें पढ़ के। आज मैं एक काम करता हूं, इस इनपुट को मुझे सेलेक्ट करना है, लेकिन मैं ना क्लास सेलेक्टर यूज करना चाहता हूं, ना नेम सेलेक्टर यूज करना चाहता हूं, ना आईडी देना चाहता हूं। अभी तक जितने तरीके पढ़े हैं, ना सूडो देना चाहता हूं, अभी तक जितने तरीके पढ़े हैं उनमें से हम कुछ भी नहीं यूज करेंगे, एक डिफरेंट चीज यूज करेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं इसे सेलेक्ट कर, जस्ट डिफरेंट सेलेक्टर पढ़ाना मकसूद है। मैं चाहता हूं जी कि अगर मैं ये करूं इनपुट, तो क्या सेलेक्ट हो जाएगा? एक नहीं, जितने इनपुट के टैग होंगे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सारे तो नहीं सेलेक्ट करना ना, फ्यूचर में भी जितने आएंगे, बाद में भी इस पेज पे बहुत सारे आ सकते हैं। तो मैं एक और काम कर सकता हूं, मैं ये इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लिखता हूं और इसे लिखता हूं जी टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ये पहली दफा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जरा मैं पहले स्टाइल अप्लाई करके दिखाऊं, जरा फिर मैं आपको बताता हूं। मैं से कहता हूं जी कि इसकी जो हाइट है दैट शुड बी लाइक 20 पिक्सल्स, नहीं चेंज हुई, 40 पिक्सल कहते हैं इसको, तो ये चेंज हो गई। इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, इतना ठीक है। ये जो काम मैंने किया ना, ये जो पहला सेलेक्टर है ना इनपुट, ये तो है इन टैग नेम। तो आपको पता है हम टैग नेम से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिव को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हेडिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब कभी आप सीएसएस में स्क्वायर ब्रैकेट देखें ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट एक नया सीएसएस सेलेक्टर है जो एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करता है। आई रिपीट, स्क्वायर ब्रैकेट सीएसएस में जहां भी देखेंगे तो वो किसको सेलेक्ट करेगा? एट्रीब्यूट्स को। अब एट्रीब्यूट्स क्या है एचटीएमएल के, आपको पता है कि इधर देखें, एचटीएमएल टैग के अंदर ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। यानी ये टाइप क्या है? एट्रीब्यूट है सर। ये क्लास क्या है? एट्रीब्यूट है। सोर्स क्या है? एट्रीब्यूट है। एंकर में एचरेफ क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। तो जब भी आपने, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी उन तमाम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करो जिनके टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? टेक्स्ट है। तो ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। वैसे इसे यहां यूज करने का कोई खास मकसद नहीं था, सिवाय इसके कि आपको एक नया सेलेक्टर पढ़ाना। मैं इसे क्लास भी दे सकता था, मैं इसे डायरेक्ट इनपुट के जरिए भी सिलेक्ट कर सकता था, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जाहिर है आप इस तरह की बहुत सारी चीजें देखेंगे, तो मैंने देखने से पहले ही आपको बता दिया कि यार ये क्या काम है। अब हमने इसकी विड्थ भी देनी है। इसको दे दें आप, लेट सपोज 70 पिक्सल्स, तो बहुत ही छोटा हो गया। 400 पिक्सल्स दे दें, 500 पिक्सल्स दे दें, 600 पिक्सल्स। ठीक हो गया तकरीबन, कुछ करीब। अब ये राउंडेड भी है, तो आप इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे? बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल्स। ठीक होगी? क्या बराबर होंगे? वो तो परफेक्ट सर्कल के लिए ना, ये परफेक्ट सर्कल तो नहीं चाहिए था, ये हमें सिर्फ कॉर्नर राउंडेड चाहिए थे। समझ नहीं आई? आ गई ना? तो अब जब हमने इसे किया तो इसकी देखें बॉर्डर बड़ा बदशकल सा हो गया। ठीक, ये देख रहे हैं ना बॉर्डर?
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके हम कहेंगे जी उसका जो डिफॉल्ट बॉर्डर जो भी उठा रहा है ना, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड DDD काइंड ऑफ अ ग्रे कलर का बोर्ड है। थोड़ी सी हाइट बढ़ा दें, ज्यादा बढ़ गई है। काइंड ऑफ लुक्स गुड। हाइट बढ़ाने से ज्यादा बेहतर है, पता है क्या, देखें अभी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो बिल्कुल लेफ्ट एज से शुरू हो रहा है। नहीं, ये अनफोकस, ये फोकस की सूडो सेलेक्टर लगा है, उस पे टारगेट करते हैं, लेकिन अभी देखें टेक्स्ट बिल्कुल एज से शुरू हो रहा है। तो आप इसकी हाइट कम कर दें, पैडिंग बढ़ा दें। यस, पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल दे दें, देख लेते हैं लेफ्ट राइट से 24 पिक्स। अभी यस, हम लेफ्ट राइट पे दे सकते हैं, PX दे सकते हैं, दे सकते हैं बट नहीं देंगे अभी। मतलब वो चीजें सिर्फ मैंने आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए बताई है कि यार ये काम फ्यूचर में बूटस्ट्रैप यही काम करेगा, टेलविंड यही काम कर रहा है। तो नाउ इट लुक्स गुड। अब ये जो है ना ये वाला, इसको अभी इलाज करते हैं, थोड़ा सा आइकन जो है दैट सेज समथिंग लाइक, ये वाला माइक है। तो इसको पहले क्लास PX दी है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, तो इसको दे देते हैं जी एक और क्लास दे देते हैं माइक की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये बैकग्राउंड कलर नजर आ रहा है इसका, और हॉवर पे ये हाईलाइट हो रहा है। इसको क्या कहते हैं हम, एट्रीब्यूट सेलेक्ट करके तो कर सकते हैं स्पैन को टारगेट करके। हर एक को एट्रीब्यूट सेलेक्ट करके देखें आप इससे कह सकते हैं जी कि ये देखें आप, इवन इसके क्लास भी इसका एट्रीब्यूट है ना, हम कह सकते हैं एंकर स्क्वायर ब्रैकेट क्लास इक्वल्स टू PX। क्लास भी तो एट्रीब्यूट ही है। मैंने आपको वो समझाते हुए कहा है कि इट्स नथिंग वेरी स्पेशल, लेकिन इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ सिलेक्शन। खैर, मैं अभी फिलहाल ये कर रहा हूं। माइक में मैं इसे दे रहा हूं सर विड्थ 20 पिक्सल्स और हाइट भी 20 पिक्सल्स 25, बिकॉज आई वांट टू मेक इट अ परफेक्ट सर्कल। और BGC दे देता हूं इसको DDD। अब जरा देखिएगा ये आ गया यहां, लेकिन इसमें तो कुछ गड़बड़ हो गई। वो इसलिए हो गया कि हम अगर ये वाली माइक की क्लास में भी इसको दे दें, नहीं, अच्छा एक और काम कर लेते हैं वैसे, डायरेक्ट माइक की क्लास के अंदर जो स्पैन पड़ा हुआ है उसको टारगेट करते हैं। स्पैन को हमने विड्थ दी, हाइट दी और बैकग्राउंड कलर दिया। ठीक, अब हमें ये थोड़ी सी इसकी पैडिंग भी चाहिए। पैडिंग लेट्स सी गोइंग टू बी 12 पिक्सल्स। इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि आई गेस इसको मुझे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देना है। अच्छा, तो ये भी नहीं उठा रहा, ये भी नहीं उठा रहा, तो फिर हम एक और हल करते हैं कि हम इसको देते हैं, लेट्स सी इज गोइंग टू बी 40 और 40। ठीक, अब हमने इसको देना है बॉर्डर रेडियस, चूंकि इसे सर्कल बनाना है तो 50%, दैट्स इट। और अब ये जो
आपका है ना, अच्छा ये सर्कल हमारा बड़ा बन गया वैसे। माइक को अब अपने इसके पेरेंट के सेंटर में लाना है। तो पहले तो हम इसको छोटा करते हैं, 30, 30, ज्यादा छोटा हो गया, 35, 35। अब हमने माइक को इसके सेंटर में लाना है। तो माइक का पेरेंट, सॉरी, बेसिकली हमने इसको सर्कल बनाया हुआ है ना, इस माइक को अपने पेरेंट के सेंटर में लाना है। तो पेरेंट माइक है, तो पेरेंट के माइक को शॉर्टकट तरीका ये है कि आप इसे कर दें जी, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर। सॉरी, अच्छा इसमें मुश्किल तो नहीं। यही चीजें मैं कह रहा था, ये क्या मैं बोल, जो ये समझ नहीं, आप देखें ना, आप ये माइक के पीछे, माइक को सेंटर में, ये चीजें वो टॉप है। मेरी बात सुने, आप सिर्फ आसान और मुश्किल में ये डिसीजन करें कि मैं किसी एक भी प्रॉपर्टी से बाहर निकला हूं जितनी मैंने पढ़ाई है। फ्लेक्स अभी पोजीशन भी यूज नहीं हुई, अभी सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, मार्जिन, पैडिंग, फ्लेक्स। इसके अलावा मुझे बताएं क्या यूज हुआ। मैं आसान और मुश्किल का ये डिसीजन आपका इसलिए अभी तक आपको फील हो रहा है कि आपने ट्राई नहीं की। मतलब इसको आप, इसको ना मोरूद इल्जाम ठहराएं लेआउट को, आप खुद को मोरूद इल्जाम ठहराएं। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ठीक हो गया। अच्छा ये जो इसकी लाइन है ना, अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको हमने नन करना है। और माइक की क्लास हमने किसको दी हुई है, एंकर को दी हुई है। तो हम इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है जी। ये अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो माइक के अंदर ये चीज है। सो इसको पकड़ें और हम इसको देखते हैं कि ये क्यों नहीं एडजस्ट हो रहा है। ये है आपका डिस्प्ले फ्लेक्स। सॉरी, सो नाउ अब आप इस पे जाएं, स्पैन, और इसके एंकर पे जाएं और इसको दे दें आप विड्थ, सॉरी, बैकग्राउंड कलर डी, विड्थ 35 पिक्सल्स, हाइट 35 पिक्सल्स, और बॉर्डर रेडियस किधर गया, यस। और ये आप जाके सारा कुछ माइक को दे दें। ये जो आप कह रहे हैं ना सर मुश्किल, ये मुश्किल लिटरली सिर्फ इसलिए है कि आपको, आपकी वो नहीं है, नहीं ग्रिप, प्रैक्टिस नहीं है, ग्रिप नहीं चाहिए इसमें, सिर्फ आपको बेसिक्स के साथ रहना है, स्टिक। अब जितने भी एंकर्स हैं सारों को टारगेट करके, माइक के पीछे, यही जो माइक की क्लास है ना, उसको मैंने ये सारी कहानियां दी हैं। और माइक की क्लास आपने स्पैन को दी थी या ए को दी है? एंकर को।
ये एंकर। तो अगेन मुझे नहीं पता कि शायद मैं इसको ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूं या मैं नॉर्मल हूं। व्हाई आर यू वरिंग अबाउट इट कि जी मेरे ख्याल में ना ये सिर्फ आपका एक हेजिटेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये आपको भी पता है कि इतना मुश्किल नहीं है। इससे बढ़ के मैं क्या तारीफ करूं इसकी। मेरे पे आप यकीन कर लें कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देना सिर्फ, तो आपकी जिंदगी के आधे मसाइल वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ये ले, अब हमारा प्रॉपर बन गया। ठीक है सर, हमारा एटलीस्ट यूट्यूब का टॉप लेआउट कंप्लीट हो गया। अच्छा इस हाँ, फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल के एफ। तो मैं मैनुअली फॉर्मेट कर चुका हूँ, तो इसलिए इसने दोबारा उसको नहीं छेड़ा। तो सर मेरे ख्याल में तो अच्छा बन गया। अब हमने क्या करना है, इसको यहीं पे स्टिक करना है ताकि स्क्रॉल से नीचे ना जाए। ठीक है, अभी हम इसे नॉर्मली स्क्रॉल क्रिएट कर लेते हैं, आर्टिफिशियल स्क्रॉल, ताकि हमें अंदाजा हो जाए। 4000 कर लें तो बेहतर है। तो अब ये स्क्रॉल हो रहा है, so we don't have to make it scrollable। तो आप जाएं इसके हेडर के अंदर और इस हेडर को आप कह दें जी पोजीशन एब्सोल्यूट। ओ सॉरी, गुस्सा कर गया। गुस्सा कर गया सर आप। अब इसकी विड्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। स्टक तो हो गया, वही मैंने कहा था ना पहले खराब हो जाएगी। लेफ्ट जीरो राइट जीरो भी दे सकते हैं और सिंपली इसको विड्थ वापस लाने के लिए 100% भी दे सकते हैं। अब देखें जरा, जो मैंने कहा था कि जब आप इसको विड्थ पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे तो ये कंटेंट उसके नीचे चला जाएगा। तो ये उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है। कैसे पता चलेगा, आप इसे बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करके देखें। इसे अब थोड़ी देर के लिए ये वाला कलर दे दें। इसका ये जो फैक्टर है इसको कह दें 0.5। ये क्या हो गया भाई? ओके, ये ठीक हो गया। कुछ गलती है? नहीं, यहाँ सेमी कॉलर नहीं दिया, ये गलती थी। तो वो देख रहे हैं कि आप उसका कंटेंट जो है वो टॉप से स्टार्ट हो रहा है, यानी उसके नीचे पुश हो गया। अब हमने क्या करना है, इस कंटेंट को ऊपर से नीचे पुश करना है। ये आपको कह रहा था। कितनी पैडिंग देंगे हमें नहीं पता, क्योंकि हमें इसकी हाइट नहीं पता। तो हम इंस्पेक्ट को यूज करेंगे फिलहाल। हमें जावास्क्रिप्ट पता हो तो हम इसकी हाइट डायनामिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है, ठीक है, लिहाजा इसी पे गुजारा करें। तो मैं यहाँ पे जो मेरा ये मेन है ना बेसिकली, क्योंकि बाकी कंटेंट तो मेन के अंदर आ रहा है पैराग्राफ। तो मैं मेन को पकड़ूंगा और इस पूरे मेन को, सॉरी नॉट मेन, पैडिंग टॉप दूंगा 50 पिक्सल्स और इसको यहां से चेक करूंगा दिस। ठीक हो गया सर? 2 मिनट की ब्रेक कर लें, आगे चलें फिर। अब कर लें, रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट कर देंगे।